So, good morning, students. And in this video, we shall continue our chapter that is going on in our class, chapter number 6, manufacturing industries. Okay. In the previous video, we had discussed about our topic that was going on. Our topic was about the sugar industry, and also we have discussed about the iron and steel industry. Okay. And in this video, we shall continue our topic that is iron and steel industry going on in our class. So, in the previous video, I had told you that iron and steel are manufactured in India, and India is one of the largest producer of steel in the whole world. But India is not one of the largest exporters of steel. Also, we have given the example of China, that China is not only the largest producer of the steel in the whole world, but it is also the largest consumer as well as the largest exporter of steel. So we shall continue this topic now. Please take out page number 73 in your textbooks. Page number 73. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने चाइना के बारे में डिस्कस किया था. इसमें हम लोग ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे कि वो कैसे हमसे इतना पीछे से आगे निकल गए. देखो, आप ये सारा डाटा शो करता है. कहते हैं इन द 1950s, इन द टाइम ऑफ 1950s, चाइना एंड इंडिया वर नियरली इक्वल. ठीक है, चाइना एंड इंडिया वर नियरली इक्वल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. वर नियरली इक्वल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. बट ठीक है, बट आफ्टर द डेकेड ऑफ बट इन द ऐसे लिख लो, बट इन द डेकेड ऑफ 1980s, in the decade of 1980s, China concentrated a lot on its manufacturing sector. China concentrated a lot on its manufacturing sector. Therefore, they focused more and more on the production of steel, in their country. On the production of steel in their country. On the production of steel in their country, which resulted to make China a global leader in the production of steel, by the early 2000s. Stop. ठीक है ना, क्योंकि चाइना ने अपना बहुत सारा फोकस जो है, पूरा का पूरा फोकस अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लगा दिया. उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे, हम लोग जितना ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे देश में जॉब्स क्रिएशन होगी, उतना ही जल्दी हमारा कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, और उतना ही जल्दी हमारे कंट्री में से पॉवर्टी एलिमिनेशन होगा, और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्परस हो पाएंगे. तो दैट्स वाई दे फोकस मोर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो दे फोकस मोर एंड मोर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. तो जिससे क्या हुआ, उन्होंने इतना ज़्यादा स्टील पर फोकस किया कि आज चाइना इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, बट ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील. तो दैट इज वाई, जो हमने टॉपिक कल डिस्कस किया था कल के वीडियो में, कि जितना ज़्यादा कोई कंट्री स्टील का प्रोडक्शन करता है ना, उसकी प्रॉस्पेरिटी को उसी से चेक किया जाता है. तो दैट्स वाई चाइना इज वन ऑफ द नाउ चाइना इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए prosperous country, because most of the people have been eradicated out of poverty, and most of the people are uplifted from the poverty line. So that is the reason that China is now a prosperous, more and more prosperous country as compared to India, because they give their emphasis more on their manufacturing sector and also on the production of steel. So that's why China became a largest exporter of steel also. Is that clear बच्चों? उसके बाद है हाँ, उसके अलावा नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ चाइना. देखो बेटा, कहते हैं दिस इंक्लूड लो कॉस्ट आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट. सॉरी,
वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर सकते हो, आपकी बुक में दिए। तो ये सारे दीज वर द पॉइंट्स दैट लेड टू द मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ स्टील इनटू चाइना। कहते हैं दो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द होल वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू अचीव और फुल पोटेंशियल, ठीक है, हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल को है वो अचीव करना होगा, और वो हम कब कर पाएंगे, जब हम लोग अपने कंट्री में सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आती है वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम को हम जब दूर कर लेंगे उससे होगा क्या कि हमारे कंट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टील प्रोडक्शन हो पाएगा। अब वो क्या प्रॉब्लम्स है लिख लो, राइट द क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स being faced by the iron and steel industry in India? What are the problems being faced by the iron and steel industry in India? Write any 3 points. ठीक है, चलो now I'm rubbing this, ठीक है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये आपने लिखना हो तो लिख लेना, बट दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझाने के लिए था। चलो नेक्स्ट, ओके, अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हमारी इंडस्ट्री फेस कर रही है देख लो, आप लिख सकते हो। 1 मिनट, प्रॉब्लम्स में बेटा आ रही है, प्रॉब्लम्स नंबर अंडरलाइन प्लीज, ये बुक में दिया हुआ आपके, प्लीज अंडरलाइन। सबसे पहले हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, देखो लास्ट लाइन दी है आपके पेज पर, अंडरलाइन प्लीज। इस लाइन लास्ट लाइन को टिक करो। हाई कॉस्ट, एक तो कॉस्ट हमारे यहाँ ज़्यादा है, स्टील को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल क्या होता है, जिसको हम लोग आयरन में डालते हैं, आयरन के साथ यूज़ करते हैं स्टील की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टील जो है ये सीधा ज़मीन में से नहीं निकलता, इसको हमें खुद बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ज़मीन में से सिर्फ आयरन और निकलता है, आयरन और को से हम लोग आयरन निकालते हैं, फिर उसमें और चीज़ों को और मिनरल्स को ऐड करके हम उससे स्टील बनाते हैं। तो कोकिंग कोल को भी यूज़ करना पड़ता है हमें फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है ना। तो कहते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम्स है या मेजर चैलेंजेस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये भी है कि देयर इज़ ए हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और चीज़ों और स्टील को बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, जो कि स्टील इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रॉब्लम्स faced by the iron and steel industry in India, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर क्या है जो भी आपने पढ़ा, हाई कॉस्ट। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन की, यानी कि हाई कॉस्ट मतलब हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे लिखो, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड availability of coking coal, ठीक है। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट नंबर 2 अंडरलाइन प्लीज, नंबर 2 द लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये भी टिक करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ, अरे यार, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। देखो बेटा, ऐसा है हमारे देश में ना, जो लेबर है ना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, वो कम प्रोडक्टिव है। कम प्रोडक्टिव क्यों है? क्योंकि बिकॉज वी हैव अनस्किल्ड लेबर। हमारे पास अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है। अनस्किल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? जो अनपढ़ बंदे होते हैं, जो पढ़े लिखे लेबर नहीं है। एक होती है स्किल्ड लेबर, एक होती है अनस्किल्ड लेबर। तो हमारे यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा, जिनको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। उनको सिर्फ सामान ट्रांसपोर्ट करना था, एक जगह से उठाया दूसरी जगह रख दिया, दूसरी जगह उठाया तीसरी जगह रख दिया, बस। तो वो क्या होती है? अनस्किल्ड लेबर। तो इंडिया में अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा अंडरलाइन प्लीज नेक्स्ट नंबर 3, इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड लास्ट पॉइंट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स दिए हुए। हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई आपको पता ही कैसी है, ठीक है ना। तो पुअर पावर सप्लाई,
हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई शुरू से ही आपको बहुत मशहूर है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ पावर होती है। तो पावर सप्लाई जब ज़्यादा नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ को जनरेटर वगैरह चलाने पड़ेंगे, तो जनरेटर से क्या होगा, उनकी फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है कि उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो इसीलिए पावर सप्लाई अच्छी ना होना, बिजली की अवेलेबिलिटी जो है अच्छी ना होना भी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट नंबर 4th पॉइंट क्या लिखा है, देखो अंडरलाइन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी बहुत अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे क्या है, हमारे यहाँ पर सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं है, रेलवेज का कनेक्शन भी सारे देश में नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, एयरवेज भी ज़्यादा नहीं है, वाटरवेज भी ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना चाइना या वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिससे क्या होता है कि हमारे सामान को, जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, इसमें से कोई 3 पॉइंट्स लिख लेना, एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लो। प्रॉब्लम्स लिखी हैं तो प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इसके आगे सोल्यूशन लिख लो, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है उसका सोल्यूशन क्या है। देखो बेटा, जब भी सोल्यूशन लिखना ना तो एक बात ध्यान रखना, जो प्रॉब्लम्स है उसका उल्टा। आपने हमेशा प्रॉब्लम्स को लर्न कर लेना, जब सोल्यूशन करना है ना तो सोल्यूशन उसका उल्टा। जैसे देखो, पहली प्रॉब्लम क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग इसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ पे द कॉस्ट शुड बी लोअर, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका उल्टा हो जाएगा, वो सोल्यूशन हो। पहला पॉइंट था हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि द प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी लोअर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाना जरूरी है। एंड ऑल्सो इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, increase in the availability of coking coal, ठीक है ना। तो कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसका उल्टा, वो सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब कि ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर है। तो इसका भी उल्टा, द लेबर शुड बी ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड लेबर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। ये देखो मैं लिखता हूँ, people should be educated and technically trained उससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, अगर वो पढ़े लिखे होंगे और टेक्निकली ट्रेंड होंगे तो मतलब देयर विल बी ए स्किल्ड लेबर इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर पावर सप्लाई, तो इसमें इसका भी उल्टा, पुअर की जगह क्या कर दो, इम्प्रूव्ड कंडीशन ऑफ इम्प्रूव्ड पावर सप्लाई, या हेल्दी लिखो, हेल्दी पावर सप्लाई, ये लिखो, पुअर की जगह हेल्दी करो, हेल्दी पावर सप्लाई। नेक्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भी उल्टा, हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर या गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स इट। ये सारे क्या है, जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका उल्टा, ठीक है, समझ लगे बात। तो ये आपके क्या है, दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द आयरन एंड स्टील इन इंडिया। क्लियर बेटा, चलो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। अच्छा, अब मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बतानी, इसको ध्यान से सुन लो प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इसको कट कर दो, ये सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई ने बहुत पहले का डिडक्ट करवा दिया, ये बुक्स में एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हैं, पूरा टॉपिक कट कर दो। उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल इंडस्ट्रीज, ये भी पूरा कट कर दो, ये भी नहीं है इसलिए पूरा काट दो, नहीं है सिलेबस में जरा, ये बहुत पहले का कटवा दिया वो सीबीएसई ने। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग भी कट कर दो, केमिकल इंडस्ट्रीज भी कट कर दो। उसके बाद सीधे आओ नेक्स्ट पेज पर आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर, प्लीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अब मैं ये रब कर रहा हूँ, प्लीज कम ऑन पेज नंबर 76, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है आपकी, हमारे देश की जो हमारे देश में जो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स बनाए जाते हैं, इस इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसमें आपके बाइक्स, कार्स, स्कूटर्स प्लस आपके कार्स, ट्रक्स, बसेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे शिप मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी शिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ऑटोमोबाइल में सिर्फ यहीं तक आता है आपके 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर्स तक, मतलब कि आपके बाइक्स, कार्स, ठीक है, और साथ में आपके ये 3 व्हीलर्स, ट्रक्स, बसेस, ये सारी, दैट इज योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा अभी आज के डेट में काफ़ी इंप्रूव कर चुकी है। हालांकि ये काफ़ी पहले से इंप्रूवमेंट इसमें होनी ज़रूरी थी, लेकिन जितनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी इसमें भी उतनी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बिकॉज इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन। तो इसके और ऐसी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हमें इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्या आज भी हमारे देश में सभी लोगों के पास कार है? क्या आज भी हमारे देश में सब लोगों को बाइक है? नहीं, आज भी करोड़ों लोग ऐसे देश में जिनके पास ना बाइक है ना कार है, और ट्रक और बसेस वाले जो है वो वैसे ही इतने अमीर नहीं है कि वो ये सब खरीद सके। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेशक काफ़ी डेवलप हुई है, बट वो अभी भी इतनी कैपेबल नहीं हुई कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व कर सके। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें। तो कहते हैं खास करके आफ्टर लिबरलाइजेशन, ये मैं बताता हूँ क्या होता है लिबरलाइजेशन, पहले लिख लो। आफ्टर लिबरलाइजेशन देयर इज अ lot of improvement in this industry, yeah, in the automobile industry, but still a lot of people are left out to gain benefits from this industry। ठीक है ना, तो आज भी जितनी इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। आज भी कितने सारे लोग जो हमारे देश में वो इसमें से बाहर है। तो कहते हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारी इंडस्ट्री जो है ज़्यादा इंक्रीज हो। हाँ, एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, राइट द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फैक्टर्स that are helpful, explain the factors that are helpful for the fast growth of the automobile industry। Explain the factors that are helpful for the faster growth of automobile industry in India। ठीक है जी, write any 5 points। चलो, देखो बेटा, अंडरलाइन प्लीज। नंबर 1, लिबरलाइजेशन द कमिंग ऑफ न्यू ऑटो कंटेम्प्रेरी मॉडल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पॉइंट को। जहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ द न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, ठीक है, स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें आप पता क्या लिखोगे पॉइंट में, इसको ऐसे लिखो, मैं रब कर रहा हूँ। देखो, हमने क्वेश्चन लिखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट ग्रोथ। हाँ, तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ज़्यादा ग्रोथ करने के, आज जैसे हमारी इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है 1990 से पहले तक, बिफोर 1990 हमारे देश में ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिफोर 1990 इंडिया was only producing Maruti 800 and Ambassador car, ठीक है ना। बट आफ्टर 1991 ड्यू टू लिबरलाइजेशन
ड्यू टू लिबरलाइजेशन there was a fast growth in automobile industry. अब उसके रीजंस क्या है जो अभी हमने पढ़े कि व्हाट आर द रीजंस क्या है इसके पीछे. रीजंस फॉर इट आर, इसके पीछे क्या क्या रीजंस है कि हम लोग इतना फास्ट ग्रोथ कर सके. देखो इसका पहला पॉइंट करो. पहला पॉइंट तो यही है कि आफ्टर लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ द न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स. पहला पॉइंट अंडरलाइन करो, ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है. कि आफ्टर 1991 ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि हमने इतनी डेवलपमेंट कर ली. बिफोर 1990 वी वर जस्ट प्रोड्यूसिंग मारुति 800 एंड एम्बेसडर कार्स. लेकिन 1991 के बाद हमारे यहाँ पे इतनी तेज़ ग्रोथ हुई कि आज बढ़िया से बढ़िया मॉडल की कार भी हमारे देश में बनती है. वो चाहे वो सुजुकी की कारें हों, मित्सुबिशी की कारें हों, ठीक है, आपकी फोर्ड की कारें हों, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो इवन मर्सिडीज बेंज का भी यहाँ पे प्लांट है. तो इतने सारी इंडस्ट्रीज एक साथ इंडिया में कैसे आ गई. ठीक है, देखो नंबर 1 ड्यू टू लिबरलाइजेशन की वजह से more and more foreign companies came to India and established their plants here, which resulted to the coming in of new and advanced models of automobile industry in India. ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है. अब सवाल उठता है कि लिबरलाइजेशन क्या है. ये आपने ना इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन बेटा क्या होता है? अपनी इंडस्ट्री को अपनी इकोनॉमी को ना फॉरेन कंपनीज के लिए खोल देना. अपनी इकोनॉमी को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर देना. 1991 से पहले क्या था, इंडियन इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बंद थी, क्लोज्ड थी. मतलब कि कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पर आकर अपना प्लांट नहीं लगा सकती, अपनी फैक्ट्रीज नहीं लगा सकती. अगर हमें फॉरेन की कोई कार खरीदनी है, बाहर की, मान लो आपको मर्सिडीज़ कार खरीदनी है, आपको वॉक्सवैगन कार खरीदनी है, तो वो सीधे हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी. यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी. क्यों? क्योंकि हमने फॉरेन कंपनीज के लिए अपनी इकोनॉमी को बंद कर रखा था. लेकिन 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंडिया ने अपने देश में लिबरलाइजेशन कर दिया. लिबरलाइजेशन मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को फॉरेन कंट्रीज के लिए ओपन कर दिया, फॉरेन कंट्रीज के लिए खोल दिया. जिससे क्या हुआ, कई सारी मोर एंड मोर फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड देयर प्लांट्स इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड देयर प्लांट्स हियर. और इंडिया में आके उन्होंने प्लांट्स लगाने शुरू किए. इंडिया प्लांट्स लगाने का मतलब ये नहीं कि इंडिया में पौधे लगाने शुरू किए. इंडिया में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इंडिया में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने शुरू. हाँ, इसको ये मत लिख देना यहाँ पे पौधे लगाने शुरू कर दिए. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए. तो जब इंडिया में फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ कि बढ़िया से बढ़िया मॉडल की कार भी इंडिया में डेवलप होने लग पड़ी, इंडिया में बनने लग पड़ी. और कोई चीज़ आपके देश में जब बनती है तो उसकी कॉस्ट हमेशा कम होती है. अगर आप किसी चीज़ को बाहर से इंपोर्ट करते हो तो वो बहुत महंगी पड़ती है. लेकिन जब वो चीज़ आपके देश में मैन्युफैक्चर होती हो ना, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ की कॉस्ट हमेशा कम होगी. और इंडिया में बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के जब प्लांट लगने शुरू हो गए, बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के यहाँ पर प्रोडक्शन होने लग पड़ी, तो कई सारी बढ़िया से बढ़िया मॉडल की कार्स जो हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी इंडिया में बनने लग पड़ी. जिससे क्या हुआ, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट घट गई और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदने लग पड़े, बाइक्स खरीदने लग पड़े, कार्स खरीदने लग पड़े. जिससे क्या हुआ, इंडिया में बहुत फास्ट ग्रोथ हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आफ्टर लिबरलाइजेशन, आफ्टर 1991. उससे पहले तक सिर्फ ये देश 2 गाड़ियाँ बनाता था खुद, मारुति 800 और एम्बेसडर, बस. उसके अलावा कुछ नहीं. तो ये सारी कारें हमारे देश में 1991 के बाद बननी शुरू हुई ड्यू टू लिबरलाइजेशन, बिकॉज वी ओपनड अवर इकोनॉमी फॉर द फॉरेन कंपनीज. समझ लगी बात बेटा? चलो, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट नंबर 2 अंडरलाइन करो. हाँ, यहाँ से टिक करो. द इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस क्वांटम जंप इन द लास्ट 15 years. हाँ, ये टिक करो बेटा. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी. ये टिक करो. नंबर 2
अब देखो जब फॉरेन की इतनी सारी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर लगा रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि न्यूअर टेक्नोलॉजी, न्यूअर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी केम टू इंडिया। कि अगर हमारे देश में फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं, तो मतलब उनकी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आई। हमने भी सीखा उनके साथ काम कर करके कि कैसे बढ़िया से बढ़िया मॉडल्स की कार बनानी है। तो हमारे को एक नई टेक्नोलॉजी भी सीखने को मिली, नई और एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने को मिली। तो जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर भी टेक्निकल स्किल्स डेवलप हुए और ज़्यादा बढ़िया मॉडल की कारें यहीं पर बनने लग पड़ी, जिसका अगेन फ़ायदा मिला हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थ्री, हाँ, इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज्ड एफडीआई, इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं, तो मतलब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रही है। तो जब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा जॉब्स लगेंगी। ठीक है, ज़्यादा जॉब्स लगेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा और पॉवर्टी रिडक्शन होगा। तो इसकी वजह ये भी एक रीज़न माना जाता है कि जब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एफडीआई आना शुरू हो गया, तो हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि ज़्यादा पैसा आएगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी ज़्यादा। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, और जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा कारें खरीदेंगे, ज़्यादा बाइक्स खरीदेंगे, जिससे अगेन फायदा मिलेगा आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, क्लियर? नेक्स्ट नंबर फोर, मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ commercial vehicles also। ठीक है, इंडिया में हमने ना सिर्फ बड़ी बड़ी कारें और बाइक्स बनाने पर ध्यान दिया, बल्कि हमने कमर्शियल व्हीकल्स बनाने पर भी काफ़ी ध्यान दिया। कमर्शियल व्हीकल्स क्या होते हैं बेटा, आपके बसेस, ट्रक्स, ठीक है, ऑटो रिक्शा, ये सारे क्या होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, तो हमने पहले के टाइम में हमारे ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ नहीं बनते थे। टाटाज जो है सिर्फ वही बनाते थे, या महिंद्रा की जीप होती थी। लेकिन आज के टाइम में कई सारी कंपनीज जो अपने अलग अलग तरह के कमर्शियल व्हीकल्स बना लिए, अलग अलग सेगमेंट में बना रही है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स भी काफ़ी संख्या में बन रहे हैं और उनका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। और इसी वजह, ये भी एक रीज़न माना जाता है कि जिसकी वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफ़ी तेज़ ग्रोथ मिली, काफ़ी तेज़ बूस्ट मिला। ठीक है, नंबर 4 ये था। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 में लिखो, द डेवलपमेंट ऑफ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऐसे लिखो, ये लिखो, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार ने पॉलिसीज इस तरह की बनानी शुरू की। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है आफ्टर 1991, उन्होंने लिबरलाइजेशन करने के बाद ऐसी पॉलिसीज बनानी शुरू की जो कि सारी की सारी फॉरेन कंपनीज के लिए काफ़ी फायदेमंद रही, जिससे उनकी मतलब कि कैसे, लाइक रिड्यूस टैक्स, ठीक है, टैक्स, अपने टैक्स कम कर दिए। ठीक है, उसके अलावा गुड पावर सप्लाई, उनको अच्छी पावर सप्लाई देनी शुरू कर दी। ठीक है, और उसमें देना शुरू कर दिया, और क्या देना शुरू कर दिया, उनको कई तरह के टैरिफ्स देने शुरू कर, कई तरह की सहूलतें देनी शुरू कर दी। जिससे क्या हुआ कि जो फॉरेन की कंपनीज है इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हुई। तो इससे हुआ क्या कि इंडिया में ड्यू टू फेवरेबल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, हमारे देश में गवर्नमेंट्स ने ये सारा कुछ देना शुरू कर दिया फॉरेन कंपनीज को, जिससे हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ लगने शुरू हुए और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए आज दुनिया की सबसे एडवांस्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में से एक। Is that clear बेटा? चलो, तो these were the points of the factors that were responsible for the faster growth of automobile industry in India। इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जल्दी जल्दी क्यों बढ़ी, तो वो ये 5 रीजन है उसके। ठीक है, चलो, एट प्रेजेंट हमारे देश में आप टिक कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, हमारे देश में दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये था आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। यानी कि आईटी इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। अब आईटी इंडस्ट्री क्या होती है, जो हमारे देश में कंप्यूटर्स का भी इतना विकास हुआ, हमारे देश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, ये सारी आईटी इंडस्ट्रीज। और हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे हमारे देश में कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ठीक है, टेलीविजन सेट्स, एलसीडीज, एलईडीज, ये सब भी हमारे देश में बनते हैं, तो दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इसका भी हमारे देश में डेवलपमेंट ना आफ्टर लिबरलाइजेशन ही हुआ ज़्यादा। और आज के टाइम में क्या है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है आईटी इंडस्ट्री को, इक्विपमेंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री got a boost after liberalization in 1991, ठीक है। After that many of the foreign electronics industries came to India and set up their manufacturing plants here, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनने शुरू हो गए। पहले क्या था, हम लोग टीवी भी ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे बढ़िया क्वालिटी के, और मोबाइल फ़ोन तो चलो है ही नहीं थे इस देश में, ठीक है। काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हम लोग इंपोर्ट करते थे, कंप्यूटर्स को इंपोर्ट करते थे। लेकिन जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हो गया, तो कई सारी फॉरेन की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज भी इंडिया आई, खास करके जापानीज़ और कोरियन, वो जब इंडिया आई तो उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर लगाए। तो आज की डेट में इंडिया में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी कंपनीज देख लो, आप लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हैं, लाइक सबसे पहले तो यहां पे लिखो मोटोरोला, फॉर एग्जांपल मोटोरोला, ठीक है। उसके बाद लिखो नोकिया, फिर आप एलजी, सैमसंग, ठीक है। ये सारी कंपनीज के नाम लिख सकते हो। और कौन सी, और भी कोई जितनी फॉरेन कंपनी कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। आज की टाइम में चाइनीज़ कंपनीज बहुत है, तो एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी कंपनीज इंडिया में आई और इन सब ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर लगाए, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा मिला, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को में आज के टाइम में इंडिया काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन कर पा रहा है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ IT इंडस्ट्री, explain the importance of IT industry in India. Write any 3 points. Next question लिख लो, explain the importance of electronics industry in India. Write any 3 points, ठीक है। राइट एनी 3 points। ये अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। ये अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, यानी कि इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री देखते हैं, ये अब हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे आईटी इंडस्ट्री पर। आईटी इंडस्ट्री में को भी मेजर बूस्ट मिला बेटा आफ्टर 1991, ठीक है। और 2005 के बाद से तो इसको काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में ग्रोथ मिली, खासकर स्पेशली आफ्टर 2003, ठीक है। और आईटी इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इसकी हेडिंग बनाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी इंडस्ट्री, तो इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले more and more jobs to the educated and skilled people जो पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स देनी शुरू की आईटी इंडस्ट्री ने। वरना पहले हमारे देश में क्या होता था कि जो लोग पढ़ लिख जाते थे, ट्रेंड हो जाते थे, वो इंडिया छोड़ के फॉरेन कंट्रीज में चले जाते थे, वहाँ जाके काम करते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे हमें हमारी एजुकेशन और स्किल के मुताबिक पैसा अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे। लेकिन जब हमारे देश में आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, यहाँ पर कितनी सारी फॉरेन कंपनीज यहीं पर ही आ गई, तो हमारे सारे लोगों को बाहर जाने से ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनको यहीं पर ही, इन सबको यहीं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलने पड़ी, तो फॉरेन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा पता क्या हुआ, दूसरा इसका क्या फ़ायदा है, स्टॉपिंग ऑफ, या स्टॉपिंग मतलब रिडक्शन लिखो, रिड्यूसिंग द
ब्रेन ड्रेन, ये लिखो, रिड्यूसिंग द ब्रेन ड्रेन। हमारे देश में से हमारे दिमाग का बाहर जाना रुका, कम हुआ, दिमाग का जाना बाहर जाना बंद हुआ। मतलब कि ब्रेन ड्रेन का मतलब पता क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि आपके देश का जो दिमाग है ना वो फॉरेन जा रहा है। दिमाग मतलब कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फॉरेन जाने को प्रेफरेंस देते थे, यहाँ पे पढ़ाई करते थे, यहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे और काम जाके करते थे फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, जब फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आने लग पड़ी, इतनी सारी जॉब्स यहीं पर ही बनने लग पड़ी और लोगों को यहीं पर ही अपनी पढ़ाई लिखाई का अच्छा पैसा मिलने पड़ा, तो उससे क्या हुआ, हमारे देश में जो ब्रेन ड्रेन है ना ये काफ़ी कम हो गया, रिड्यूस हो गए। अब हमारे देश के लोगों को यहीं पर ही अच्छा पैसा मिल रहा है, यहीं पर ही अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, तो उनको फॉरेन जाने की जरूरत ही नहीं रही ज़्यादा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में ब्रेन ड्रेन जो है, दिमाग का बाहर जाना है, वो काफ़ी कम हुआ, ठीक है। नंबर थ्री, मोर एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, मोर एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। इसमें आप देख सकते हो आईटी इंडस्ट्री में आज की डेट में काफ़ी सारी औरतें, 60% औरतें यहाँ पे मतलब काम करती है आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें वुमेन को दी गई, क्योंकि वुमेन जो है आईटी, आपको पता है, एक तो इंटेलिजेंट भी होती है, प्लस साथ साथ वो टेक्निकल काम में एक्सपर्ट भी होती हैं, वो बैठ के करने वाले काम को बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो इसीलिए आईटी इंडस्ट्री ने काफ़ी सारी वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट दिया, जिससे कि हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट में भी मदद मिली, वुमेन एम्पावरमेंट में भी एक तरह से मदद करती है आईटी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा औरतों को पैसा मिलेगा, ज़्यादा औरतें सेल्फ डिपेंडेंट होगी, तो क्या होगा, अपने आप डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आईटी इंडस्ट्री का इंडिया में, ठीक है बेटा, क्लियर। उसके अलावा भी कोई और पॉइंट लिखना तो एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं, द डेवलपमेंट ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री and IPO industry, BPO एंड IPO। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, IPO मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये क्या होते हैं, आप अपने आप में कॉल सेंटर्स की तरह, एक तरह, ठीक है ना। ये आपने कोई नया बिजनेस लगाना है, उसके लिए कॉल सेंटर्स अलग अलग लगाए गए, ठीक है। IPO आपने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी चीज़ के बारे में, जो हम उसमें कॉल करते हैं, कॉल सेंटर्स में कॉल करते हैं, वो सारे IPO ये होते हैं, IPOs। तो हम लोग ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ना फॉरेन कंपनीज़ की इंडिया में शिफ्ट होने पड़ी। तो फॉरेन की कंपनीज़ को अपने, यहाँ तक कि फॉरेन के लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उनको इंडिया फ़ोन करना पड़ता है, इंडिया की कंपनी उनको बताती है, ठीक है। तो हमारे देश में बीपीओ और आईपीओ इंडस्ट्री का भी काफ़ी विकास हुआ, ठीक है। इसका फायदा क्या मिला, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये आपकी वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जो क्वेश्चन आपने लिखा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट एनी 5 पॉइंट्स कर लेना, राइट एनी 5 पॉइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है टॉपिक बेटा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये आपको पता ही है सारा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो, अब ये यहाँ पर ना एक तरह से डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं आपके ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ेगा तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा ही होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख लो ज़रा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो एनवायरनमेंट को तो नुकसान डेफिनेटली होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको कम से कम किया जाए, ठीक है ना। अब इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में पढ़े कि क्या है, हमें पहले देखना पड़ेगा कि पोल्यूशन होता किस तरह है। पहले हम लोग ये देखें कि है क्या। हालांकि ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, पर फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, अंडरलाइन करो,
इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4, लास्ट लाइन टिक करो, पेज 76 राइट साइड पर सबसे लास्ट लाइन वहाँ से टिक करना शुरू करो। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो जरा। What are the types of industrial pollution? What are the types of industrial pollution? Explain all of them in detail. 5 marks question. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है क्या, यानी कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो पहले हम लोग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पहले देखेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन यानी कि इसकी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। नंबर 1, ये पढ़ाई है आपने सबसे पहले एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये आपको पता ही सभी को व्हाट इज एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज देश में लग रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैसेज लाइक कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन को कैसे लिखते हैं, मीथेन को कैसे लिखते हैं, NH3 लिखते हैं शायद, पता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, ठीक है, इथेन, ये सारी जितनी भी पॉइजनस गैसेज हैं इनको हवा में छोड़ती हैं, तो डेफिनेटली आसपास के एरियाज़ में रहना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। एंड दिस एयर पोल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स इन द नियर बाई एरियाज़, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए एयर पोल्यूशन नुकसानदायक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी पॉइजनस गैसेज को हवा में रिलीज़ करती हैं, जिससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, ये सारा आपको पता ही बेटा, ये जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी आपने कई बार पढ़ा होगा, ये छोटी क्लास में भी आता है। ठीक है, अगर कोई डाउट्स होगा तो सेंड कर देना मुझे। अच्छा, ये हो गया आपका पहला। नेक्स्ट आपको पता है, नेक्स्ट भी आपको पता है, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन, ये भी पता है आपको। ठीक है, वाटर पोल्यूशन। अब ये जो इस तरह की इंडस्ट्रीज है, काफ़ी सारा पॉइजनस लिक्विड या पॉइजनस वाटर या पॉइजनस एंड केमिकल एंड टॉक्सिक वाटर। ठीक है, इसको क्या करती हैं, पॉइजनस केमिकल एंड टॉक्सिक वाटर जो है ना, इसको साफ पानी में रिलीज़ कर देती हैं। अब साफ़ सुथरे पानी में, नदियों में, समंदर में जहरीला पानी, केमिकल वाला पानी, टॉक्सिक वाटर जाएगा, तो वो सारे के सारे साफ़ पानी को भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारी साफ़ सुथरी रिवर्स, हमारा समंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वाटर पोल्यूशन के रूप। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंडस्ट्रीज़ का, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ठीक है, ये था सेकेंड। नेक्स्ट नंबर 3, हाँ, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल पोल्यूशन। इसका अलग से भी क्वेश्चन लिख लो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थर्मल पोल्यूशन, 3 मार्क्स। अब ये क्या है, पहले अंडरलाइन कर लो। थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू द रिवर्स पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। प्लीज अंडरलाइन। ठीक है ना, थर्मल पोल्यूशन क्या है, हॉट and poisonous water from thermal plants and factories ठीक है, when this type of water is released into the clear water, into the क्या बोलते हैं, into the clear water, ठीक है ना, into the rivers and oceans, then that causes thermal pollution। अब थर्मल देखो, इसका मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब होता है गर्म। तो अगर देखो, अगर तो मैं मान लो सपोज मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं अपनी फैक्ट्री में केमिकल वाटर में, अपनी फैक्ट्री से गंदा केमिकल वाटर, गंदा पॉइजनस वाटर जो है
वो ठंडा करके, उसको ठंडा करके रिलीज़ कर रहा हूँ नदियों में रिलीज़ कर रहा हूँ, मतलब वो गर्म नहीं है लेकिन सिर्फ पॉइजनस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर पोल्यूशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं काफ़ी गर्म पानी, काफ़ी गर्म और पॉइजनस वाटर दोनों हो, उसको मैं साफ सुथरे पानी में रिलीज़ कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ थर्मल पोल्यूशन। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि थर्मल पोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन जो है ये वाटर पोल्यूशन का ही एक टाइप है। अगर आप गंदा पानी लेकिन ठंडा हो, गंदा पानी ठंडे पानी के रूप में आप नदियों में समुद्र में बहा रहे हो, तो आप कर रहे हो वाटर पोल्यूशन। लेकिन अगर आप काफ़ी गर्म पानी, खास करके थर्मल प्लांट्स में से, थर्मल प्लांट जहाँ पे आप लोग कोयले से बिजली बनाते हो, थर्मल प्लांट से आपको पता है हीट से हम लोग बिजली बनाते हैं, तो वहाँ से गंदा पानी, गरम गंदा पानी, फैक्ट्रीज में से गरम गंदा पानी, पॉइजनस वाटर जो कि हॉट भी है और पॉइजनस भी है, जब ऐसे पानी को आप लोग साफ सुथरी नदियों में और ओशंस में बहाते हो, तब आप क्या कॉज कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। कि मतलब व्हेन यू रिलीज हॉट एंड पॉइजनस वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स into the clear water, into the rivers and oceans, then you are causing thermal pollution. But when you are releasing only poisonous water which is not hot, it is cold but only poisonous and toxic, then you are causing water pollution. So this means that thermal pollution is a type of water pollution. थर्मल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन का एक टाइप है। बस फर्क ये है वाटर पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन में कि वाटर पोल्यूशन में हम लोग ठंडा और पॉइजनस पानी जो है नदियों में गिराते हैं। थर्मल पोल्यूशन हम कब करते हैं, जब हम गर्म और गंदा पानी जो है ये नदियों में और ओशन में बहाते हैं, तब हम थर्मल पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यही फर्क है दोनों, इसको याद रखना। नेक्स्ट नंबर 4, नॉइज पोल्यूशन। ये भी पता ही आपको, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन भी आपको ऑलरेडी पता है। नॉइज पोल्यूशन, अब ये आप ऑलरेडी जानते हो, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज फ्रॉम द लाउड स्पीकर्स, ठीक है, और फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम व्हीकल्स, दैट इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, आपको पता ही, सभी को देख लेना, स्टडी कर लेना। इसका क्वेश्चन लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? राइट एनी 3 पॉइंट्स, राइट एनी 3 पॉइंट्स। फिर नॉइज पोल्यूशन क्या है, ये आपको पता ही है, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, very loud voice from loudspeakers, ठीक है, फैक्ट्रीज, मशीन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा क्या आपका, दैट ऑल दिस कॉजेज नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, ये सारे जो है नॉइज पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये है कि इसका ड्रॉबैक्स क्या है, काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स, अंडरलाइन प्लीज, अंडरलाइन कर लो। नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन द इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इंपेयरमेंट, प्लीज अंडरलाइन, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने की शक्ति जा सकती है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, प्लीज अंडरलाइन। ठीक है ना, तो ये टिक कर लो फर्स्ट पॉइंट। वे आप लोग अगर ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन के एरिया में रहते हो, वहाँ पर लोगों को ये सिर्फ इरिटेशन और गुस्सा ही नहीं दिलाता, बल्कि इससे क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है, क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वेरी क्या उसको बोलेंगे, हार्मफुल। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन एंड एल्डरली सिटीजन्स, खास करके बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। Noise pollution is very harmful for the children and the elderly citizens and also the patients के लिए, जो हॉस्पिटल पेशेंट्स वगैरह है, उनके लिए भी नॉइज़ पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा नंबर 2 टिक कर लो, अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, नंबर 3, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेशन सॉ न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। इसके आगे लिख लो, दैट कैन कॉज, लास्ट पॉइंट क्या लिख लो, दैट कैन कॉज a lot of harm, that can cause a lot of harm to the elderly citizens, patients and children, full stop। ठीक है, तो ये था आपका नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट
कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, थर्मल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इवन आपको सॉइल पोल्यूशन भी आपने पढ़ा हुआ है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है काफ़ी। तो अगर इस तरह का इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है तो फिर इसको रोकने की क्या तरीका है। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द स्टेप्स being taken by the government of India, what are the steps being taken by the government for the control of environment degradation, write in detail with proper headings, 5 marks question and very important question. Control of environmental degradation. कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो बेटा, नंबर 1 इससे पॉइंट सी करो। नंबर 1, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय द रीयूजिंग एंड रीसाइक्लिंग इट इनटू 2 और मोर सक्सेसफुल स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ठीक करो। देखो, कहते हैं हमें जो इंडस्ट्रियल वाटर है ना, यानी कि जो पॉइजनस वाटर है, उसको रीसाइकिल करके, रीसाइक्लिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वाटर या वेस्ट, ठीक है। आपको जो इंडस्ट्रियल वाटर है, जो टॉक्सिक वाटर है, पॉइजनस वाटर है, उसको रीसाइकिल करके फिर आपको समंदर में, ये नदियों में बहाना चाहिए। उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम से कम होगा। रिसाइकिल करने से क्या होता है कि हम लोग ना रिसाइकलिंग प्लांट लगा देते हैं, फिर होता क्या, उसमें ना हम लोग जो हमारा कितना सारा पॉइजनस वाटर होता है उसको हम लोग उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके उसमें क्या करते हैं, हम लोग कई तरह के केमिकल्स डाल देते हैं। केमिकल्स डालने से होता क्या है कि उसके अंदर जितना भी पॉइजनस मटीरियल होता है वो सारा का सारा नीचे बैठ जाता है और काफ़ी हद तक पानी जो है वो साफ हो जाता है और फिर उस पानी को हम लोग नदियों में बहा सकते हैं। मतलब बिल्कुल तो नहीं साफ होता, मतलब 70 to 80% तक उसकी गंदगी जो है वो साफ हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो जो 20-30% रह जाता है उसको हम लोग नदियों में बहा सकते हैं। वो उतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता जितना कि अगर आप सीधे नदियों में बहा दो तो ज़्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको रिसाइकल करके फिर नदियों में बहाना चाहिए ताकि वाटर पोल्यूशन कम से कम हो। बिल्कुल जीरो पे तो नहीं ला सकते, पर हम लोग कम से कम उसको कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय रिसाइकलिंग, ठीक है। नंबर 2, अंडर प्लीज, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कैसे, अगर हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रखें, उससे पता क्या होगा, हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रखने से हम लोग की पानी की जो ग्राउंड वाटर की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो कम होगी। क्योंकि देखो ना, हम लोग ना सिर्फ ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ हम लोग उसको ओवर यूज़ करके ख़त्म भी कर रहे हैं। तो आपको याद होगा, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ये ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था, शायद एग्रीकल्चर में भी डिस्कस किया था कि हम लोग जितना ज़्यादा पानी से ग्राउंड वाटर निकालते जाएंगे, ज़मीन में से निकालते जाएंगे, वो उतना तेज़ी से नीचे जाता जाएगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे को नुकसान होगा। तो हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करके इंडस्ट्रीज़ में उस पानी को, रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें ग्राउंड वाटर की ज़रूरत जो है वो कम रहेगी, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है कम यूज़ होगा और ग्राउंड वाटर का जो लोअरिंग डाउन ऑफ ग्राउंड वाटर है, कम से कम ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम होगा, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर लगातार घटता जा रहा है, तो वो काफ़ी कम होगा। 1 मिनट में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है कम से कम यूज़ होगा और ज़्यादा रेन वाटर को यूज़ किया जाएगा, जिससे कि ग्राउंड वाटर की यूजेज घटेगी। नेक्स्ट, नंबर 3, treating hot water and effluents before releasing them in the rivers and ponds. Treatment of industrial effluents can be done in 3 ways, ठीक है। The treating of hot water, treating of hot and polluted water, ठीक है।
इसको इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में सीधा नहीं भेजना चाहिए, बल्कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। देखो रिसाइकलिंग करने में और ट्रीटमेंट में थोड़ा फर्क होता है। रिसाइकलिंग में क्या होता है? रिसाइकलिंग में होता है कि आप लोग पानी को ना दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हो। सपोज करो आपने जो पानी पॉइजनस पानी आपने इकट्ठा किया, उसमें काफ़ी सारे काफ़ी सारे आपने केमिकल्स वगैरह डाल के उसमें मतलब कि पानी को काफ़ी हद तक प्योरीफाई कर लिया। बाद में उसी पानी को रिसाइकिल करके आप लोग दोबारा से यूज़ करने पड़े। ठीक है ना? सपोज करो मेरी कोई केमिकल फैक्ट्री है, मैंने रिसाइकलिंग प्लांट लगाया, उसमें मैंने पानी के अंदर से 70 to 80% जो है केमिकल्स खत्म कर दिए, तो पानी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। फिर मैंने उसी पानी को दोबारा यूज़ कर लिया। उसी पानी को 2 बार 3-4 बार यूज़ करने के बाद फिर जाके मैंने नदियों में बहाया। इससे क्या होगा? मैंने पानी का कम से कम यूज़ किया, मतलब कि पानी का कम से कम जो ग्राउंड वाटर का कम से कम यूज़ किया, और एक ही तरह के पानी को बार बार यूज़ किया, यानी कि बार बार पानी को रिसाइकिल करके यूज़ किया। जिससे क्या हुआ? मेरी वाटर की वेस्टेज भी कम हुई और मेरा पानी का पोल्यूशन भी कम से कम हुआ। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग होगी। एक होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये जो अभी आपको होता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। कि ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होगा? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें केमिकल्स मिलाकर पानी को प्योरीफाई कर देंगे, उसके बाद फिर जाके हम लोग नदियों में बहाएंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे नदियों में और समुद्र में पोल्यूशन कम से कम होगा। ठीक है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, नॉट रिसाइकलिंग प्लांट्स। दिस इज सेपरेट थिंग, दिस इज सेपरेट थिंग। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है ये वाले। ठीक है, रिसाइकलिंग मतलब पानी को दोबारा यूज़ करना, ट्रीटमेंट मतलब पानी को में से पॉइजनस मटेरियल्स को कम करके उसको साफ करके नदियों में छोड़ देना। ठीक है, तो अब ये जो वाटर ट्रीटमेंट है ये अंडरलाइन फॉर 3, ये 3 तरह से होता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? बाय मैकेनिकल, अंडरलाइन बेटा, इसको भी क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन लिख लो एक, हाउ वाटर ट्रीटमेंट of industrial water can be done, explain in detail। 3 मार्क्स के लिए लिख लो ये। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स का है, ये 3 तरह से वाटर ट्रीटमेंट होता है। देखो, नंबर 1 अंडरलाइन कर लो, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं? बाय मैकेनिकल मींस दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। पानी को आप लोग एक जगह इकट्ठा करते हो, उसकी स्क्रीनिंग करते हो, चेक करते हो कितना ज़्यादा उसमें पोल्यूशन है, कितना कम है पोल्यूशन, सारा चेक करते हो। फिर पानी को आप लोग मशीनों के जरिए उसके अंदर मतलब कि ना उसको मशीनें साफ़ करने वाली मशीनें होती हैं, वो पानी को मतलब कि घोलती हैं, घुमाती हैं अलग अलग तरीक़ों से, उसके जो जितना भी उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसको कम से कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें आप ऐड करते हो, मतलब कि अलग अलग तरह के केमिकल्स या अलग अलग तरह के ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचर में अवेलेबल है, और वो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा पानी को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। और बस सी पॉइंट है कि पानी को ये रिसाइकल करना, पानी को अलग अलग तरीके से बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस ऐड करके, केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करके, या और तरीकों से पानी को प्योरीफाई कर देना, काफ़ी हद तक प्योरीफाई कर देना, जिससे कि पानी की रिसाइकलिंग हो जाएगी। फिर उस रिसाइकल्ड वाटर को आप लोग दोबारा भी यूज़ कर सकते हो या सीधे नदियों में बहा सकते हो। जिससे होगा क्या कि पानी का पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन जो है, वो कम से कम होगा और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है बेटा, ये था आपका कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके अलावा है ओवरड्रॉइंग ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए थ्रेट टू द ग्राउंड। हाँ बिल्कुल, ये अभी हमने पढ़ा कि 1 मिनट, ठीक है ना। ये अभी हमने जो पढ़ा कि अगर हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा ओवर ड्रॉ करते रहे, मतलब कि पानी को निकालते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ओवर ड्रॉइंग ऑफ मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर, ठीक है, कैन लीड टू अ लॉट ऑफ रिडक्शन in the groundwater levels। ठीक है, इससे क्या होगा? अल्टीमेटली हमको नुकसान होगा, पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए हमें इस पर भी ध्यान देना है,
ओवर ड्राइंग ऑफ मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर। हमें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम से कम करना है और कोशिश करनी है कि पानी को रिसाइकिल करके यूज़ करते रहे, जिससे कि ये ज़्यादा ना हो। और अगर ये ओवर ड्राइंग ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, रिडक्शन इन द ग्राउंड वाटर लेवल भी कम से कम होगी। ये चीज़ जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी अगर हम लोग इसको कंट्रोल करें, मतलब कि ये ना करें या ठीक है, तो ये चीज़ अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग। ये क्वेश्चन लिख लो, इसके लिए क्वेश्चन लिख लो। ये जो क्वेश्चन आपने लिखा था, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये उसके अंदर ही आ सकता है। ठीक है, उसमें ठीक है, उसके अंदर ही आ सकता है कि हम लोग ओवर ड्राइव को फोर्स पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि फोर्स पॉइंट कैसे बनाओगे, रिडक्शन इन ओवर ड्राइंग ऑफ मोर एंड वाटर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैन लीड टू द लेस रिडक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट इसका नंबर 5 भी बना सकते हो। पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स एंड टू द फैक्ट्रीज। ठीक है, अगर हम लोग फैक्ट्रीज शुड बी आस्क्ड एंड ऑल्सो फाइंड इनको फाइंड भी किया जाना चाहिए, और ऑल्सो फाइंड टू if they do not use smokestacks and filters, and also एक और चीज़, and also high chimneys। ठीक है, अगर फैक्ट्रीज को पहले तो कहा जाना चाहिए कि आप लोग अपनी फैक्ट्री के अंदर स्मोक स्टैक्स लगाओ, जिससे कि पानी जिससे जो हवा जो धुआं जो है वो छन के थोड़ा बाहर आएगा और दूसरा फिल्टर होकर बाहर आएगा। प्लस ऊंची चिमनीज लगाओ, जिससे कि पोल्यूशन जो है वो नीचे की तरफ ना हो, काफ़ी ऊपर की तरफ हो, जिससे नीचे के लोगों को नुकसान ना हो। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर फाइन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कंपलसरी की जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट कर भी रही है। उसके अलावा देखो एक और 6 पॉइंट भी बन रहा है इसका, कि जो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, कोई भी 5 पॉइंट्स लिख लेना। 6 पॉइंट भी बड़ा अच्छा है। एक और, मशीनरी की ना साथ रिपेयर होती ज़रूरी होनी चाहिए, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट should be repaired and made modern for the reduction of high sound। ठीक है, हाई साउंड। ठीक है ना, मशीनरी को और इक्विपमेंट को साथ रिपेयर करते जाना चाहिए, और साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते रहना चाहिए, ताकि वो कम से कम साउंड क्रिएट करें। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं, जब फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग साइलेंसर्स, इन जनरेटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके आप लोग अपने नॉइज़ पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हो बाय मशीनरी एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा हो इसका, देखो एक और 7th पॉइंट भी है। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स लिख लेना, जो भी आपको सूट करो। नंबर 7, नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड फोन्स। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। नॉइज़ absorbing material can be used in the factories,
ठीक है, जिससे क्या होगा, कम से कम नॉइज पोल्यूशन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक तरह से क्या है, दीज आर द वेज, दीज आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो शुड बी टेकन बाय द फैक्ट्री ओनर्स देमसेल्व्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स बाय द फैक्ट्रीज, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन है। ये सारे स्टेप्स जो है गवर्नमेंट को भी उठाने चाहिए और खुद फैक्ट्री ओनर्स को भी उठाने चाहिए, ताकि इन सब पोल्यूशंस को कम से कम किया जा सके। ठीक है बेटा, तो द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ तब हो सकती है जब साथ में डेवलपमेंट भी हो और साथ में वो भी हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो। तो हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए। आगे देखो, आप ये पिक्चर देख सकते हो, एनटीपीसी शोज द वे। ये एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये भारत की सरकारी कंपनी है और इसने बहुत अच्छे तरीके से देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी की है और बहुत अच्छा प्लांट भी लगाया। देखो यहाँ पे कितना अच्छा प्लांट लगा हुआ इनका। इसमें काफ़ी सारी थर्मल प्रोडक्शन करते हैं ये लोग, थर्मल पावर जनरेशन करते हैं कोयले से। पर फिर भी इतनी अच्छी इन्होंने की है कि चारों तरफ ग्रीनरी लगा रखी, चारों तरफ प्लांट्स लगा रखे, ताकि जितना भी धुआं आसपास से निकले सारा प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लें और सारी की सारी वो मतलब कि साफ़ सुथरी हवा रहे। और आप देख सकते हो ऊंची ऊंची चिमनीज लगा रखी, देखो कितनी ऊंची ऊंची चिमनी लगाई हुई, ताकि धुआं ऊपर के ऊपर से निकल जाए। और जो ऐश या स्मोक इधर उधर गिर भी रही है, वो सारी की सारी जो है प्लांट्स वगैरह उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या किसने किया है, एनटीपीसी ने बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया। सारी की सारी फैक्ट्री ओनर्स को, सारी की सारी अलग अलग फैक्ट्रीज को इस तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम से कम हो सके और अलग अलग तरह के जो पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, साउंड आपका थर्मल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये भी बहुत कम हो सके। ठीक है, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का ये रास्ता हम सब इंडस्ट्रीज़ को उठाना चाहिए। ये आपका बहुत सारा चैप्टर जो बेटा ये कंप्लीट हो गया। दिस वाज अवर टुडेज चैप्टर एंड द होल चैप्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीटेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीच में से वो टॉपिक कट कर देना। ठीक है, वो टॉपिक कट कर देना, सभी बच्चों ने वो नहीं करने। प्लीज़ कट पेज नंबर 74 पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये कट कर दो टॉपिक। दोबारा बता रहा हूँ, अभी मैंने पहले बता दिया, फिर से दोबारा बता रहा हूँ। पेज नंबर 74 पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग टॉपिक पूरा कट कर दो, ये नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 75 केमिकल इंडस्ट्रीज, ये भी पूरा कट कर दो, ये भी नहीं है सिलेबस में, ये टेक्स्ट बुक कटवा दो, काट दिया वो पूरा। नेक्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये भी काट दो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ये भी कट कर दो, पूरा यहाँ तक कट कर दो, पेज नंबर 76 के फर्स्ट पैराग्राफ तक। सीधे आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से करना है, ये करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर ये सारा बीच में ये टॉपिक कट है। ठीक है, ये आपका सिलेबस बेटा यहाँ तक पूरा चैप्टर जो है सारे सिलेबस के कंप्लीट हो गए। ठीक है, इन टुमारोज वीडियो, कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैप वर्क, हमारे जितना भी इस चैप्टर का मैप वर्क है और हमारे चैप्टर नंबर 3 और 5 का जो मैप वर्क है वो सारा हम लोग कल की वीडियो डिस्कस करेंगे। यानी कि कल हम लोग वी शैल डिस्कस ओनली मैप वर्क इन टुमारोज वीडियो। ठीक है, आज हमारा सारा ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कल की वीडियो में हम लोग मैप वर्क को डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो बेटा। ठीक है, हमारा सिलेबस फॉर दीज एग्जाम्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। On tomorrow's video we shall discuss the map work. So thank you so much students. God bless you all. Thank you.